प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आमिर खान फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एम द लर्निंग ऐप पर। प्रिय साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मूल अधिकारों से जुड़े हुए अनुच्छेदों के संबंध में, और हमने जो हमारा पहला मूल अधिकार था जिसमें हम समानता के मूल अधिकार की बात कर रहे थे, उसमें हमने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के संबंध में जाना, और यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि आपको वहां तक कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना जो समानता का मूल अधिकार है उसे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अनुच्छेद 17 और 18 में उसके संबंध में क्या बातें कही गई है। चलिए देखिए, अनुच्छेद 17, दरअसल अनुच्छेद 17 जो है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। किसकी अंत की बात कही गई है? अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत, या हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं भेदभाव। ठीक है, दरअसल देखिए, इस अनुच्छेद 17 जो है वो सामाजिक समानता की बात करता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में जाति व्यवस्था की जो जड़ें हैं वो बड़ी मजबूत हैं। ठीक है, और आज भी भले ही हम इस बात का कितना ही दावा कर लें कि हम समतामूलक समाज में रहते हैं, हमने समतामूलक समाज का निर्माण किया है, किंतु आज भी हम इस जाति व्यवस्था के शिकार या जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई घटनाओं के संबंध में देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसी जाति व्यवस्था, या हम कहें कि इसी जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 17 का निर्माण किया, जिसमें छुआछूत या भेदभाव, अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है। और यही नहीं, इसे दंडनीय भी बनाया गया है कि आपको इसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, दरअसल अनुच्छेद 17 क्या कहता है, सुनिएगा। अनुच्छेद 17 कहता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत एवं उसका किसी भी रूप में आचरण जो है वो निषिद्ध करता है। यहां पर किसी भी रूप में आचरण से क्या तात्पर्य है? देखिए, अस्पृश्यता या भेदभाव जो है वो केवल छूने वाला भेदभाव नहीं है। यहां पर सभी प्रकार के भेदभाव, आप किसी को जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, किसी को जातिगत गालियां दे रहे हैं, या फिर किसी और तरीके से आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो वो सारे भेदभाव जो हैं वो सम्मिलित कर लिए गए हैं अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 17 कहता है कि हर प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध किया जाता है। और आगे कहा गया है, केवल इतना ही नहीं, और उसका किसी भी रूप में उल्लंघन या आचरण दंडनीय अपराध माना जाएगा, या अपराध माना जाएगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस मूल अधिकार के अंत में कहा गया है कि इसका उल्लंघन अपराध है, यह विधि के अनुसार दंडनीय होगा, तो आप ये पक्का मान के चलिएगा कि उसके संबंध में कोई ना कोई कानून हमारी संसद ने जरूर बनाया होगा। मैं आपको यहां पर पहले से ही बताना चाहूंगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 जो है, अनुच्छेद 35 जो है वो भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि वो कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए दंड विधि का निर्माण कर सकती है। समझ आ रही बात? ठीक है, अब मेरी बात मानिए, सुनिएगा। यहां पर यदि केवल सरकार ये कह दे कि भैया कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, तो क्या आपको लगता है कि लोग बाग उसकी इस बात को सीरियसली लेंगे? मुझे नहीं लगता। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ऐसे तो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हम कितने मौलिक कर्तव्यों को मानते हैं, कितने कर्तव्यों को पूरा करते हैं देश के प्रति? हम नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत के संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि भारत से यदि अस्पृश्यता को खत्म करना है तो इसे केवल मूल अधिकार नहीं बनाना है, बल्कि उससे आगे ले जाना है। इसे लागू कराने के लिए संसद को यह अधिकार देना होगा कि वो दंड विधि का निर्माण कर सके, और संसद ने ऐसा किया भी। संसद ने सबसे पहले अस्पृश्यता निवारक निरोध अधिनियम 1955 बनाया। ठीक है, हालांकि ये 1976 में संशोधित भी किया गया। देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, आप इसे अपने नोट्स में ऐड भी कर लीजिएगा। 1976 में इसमें संशोधन भी किया गया और इसका नया नाम रखा गया सिविल अधिकार रक्षा अधिनियम। ठीक है, यह नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिसके तहत क्या कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आचरण का दोषी पाया जाता है तो उसे 500 रुपए जुर्माना या 6 माह कैद अथवा दोनों दिए जा सकते हैं। समझ आए बात? ठीक है, तो यहां पर केवल इस अस्पृश्यता के अधिनियम को
लागू भी करवाया हमारी संसद ने, और जरूरत पड़ने पर इसे और कठोर भी बनाया है। ठीक है, आगे एक कदम आगे बढ़कर भारत सरकार ने 30 जनवरी 1992 को एक नया अधिनियम बनाया, जिसे आप आम भाषा में 3 एक्ट के नाम से जानते हो। ठीक है, देखिएगा ये अधिनियम प्रभाव में आता है 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को आप देखेंगे कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पर कुछ 1-1.5 साल पहले की घटना का जिक्र याद दिलाना चाहूंगा। गुजरात में एक जगह पड़ती है ऊना, आपने सुना होगा, इसे ऊना कांड के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यहां पर कुछ दलितों को पशुओं की खाल, मरे हुए पशुओं की खाल उतारते वक्त कुछ स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और भरे बाजार सरेराह गाड़ी से पीटकर उनको मारा गया। उसके कुछ समय बाद फिर से एक खबर आई कि गुजरात में एक दलित लड़के को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने क्या रखी है, मूछें रखी है। ठीक है, मूछें रखी थी। तो जो सवर्ण जाति के लोग थे उनका कहना था कि दलितों को यह अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आप ये भी आपके आसपास ये घटनाएं आपको कभी ना कभी सुनने को मिलती होंगी। कभी दलित दूल्हे की बारात की निकासी नहीं निकलने दी जाती, कभी उनको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। तो ऐसी घटनाएं आए दिन आप सुनते रहते हैं। तो भारत सरकार ने दलितों को समानता का भाव दिलाने के लिए एक और कठोर कानून बनाया। उन्होंने अनुसूचित जातियों को अत्याचार से बचाने हेतु एक अत्याचार निवारण अधिनियम 30 जनवरी 1992 को बनाया, जिसमें एक ये बहुत कठोर कानून है। इसमें क्या होगा कि ये नॉन वॉलेबल एक क्राइम है, यानी कि इसमें यदि आपके खिलाफ शिकायत पहुंचेगी तो आपके विरोध में जो पक्ष होगा वो व्यक्ति नहीं होगा जिसने आपके विरुद्ध शिकायत की है, बल्कि खुद सरकार आपके विरुद्ध में एक पक्ष के रूप में खड़ी होगी। और त्वरित रूप से जो हमारी पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, वो त्वरित रूप से जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है उसे क्या करेगी, गिरफ्तार करेगी। हालांकि इसको लेकर भी काफी सारे विवाद उठते रहे हैं। कई इस वाले कानून का बहुत सारे लोगों ने मिसयूज भी किया है, लेकिन ये जरूरी था। ठीक है दोस्तों, सवाल यहां से एक बार ये पूछा गया था कि अनुसूचित जाति एवं अत्याचार निवारण अधिनियम का एक अन्य नाम है। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस एक्ट को एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो अनुच्छेद 17 जो है इसका महत्व बहुत अधिक है। देखिए, ये जो हमारी निचली जातियां हैं जिनको आप दलित कहते हैं, ये कहीं ना कहीं इनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है, इसलिए ये मूल अधिकार बहुत जरूरी है। और इस मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ही संसद ने इस प्रकार के विधियों का निर्माण किया है जो दंडनीय है। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसमें सुधार की जरूरत है, मैं इस बात को मानता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे समानता के अंतिम मूल अधिकार अनुच्छेद 18 की तरफ, जिसमें अंत किया गया है दोस्तों किसका, उपाधियों का। देखिए, थोड़ा सा आप अपने माइंड में रिकॉल कीजिए, जब हमने प्रस्तावना पढ़ाई थी तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताओं की बात की थी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो यहां पर जो प्रतिष्ठा शब्द है, प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस। ठीक है, तो यहां पर भारत सरकार कोशिश कर रही है कि समाज में न केवल जातिगत भेदभाव को कम किया जाए, बल्कि आर्थिक आधार पर भेदभाव को भी कम किया जाए। इसके अलावा जो स्टेटस के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसको भी कम किया जाए। और ये आप मूल अधिकारों के अलावा आप डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी पढ़ेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सामाजिक समानता हेतु कदम उठाए, प्रयास करे। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने जो राजनीतिक पदों पर विराजमान व्यक्ति होते थे, मंत्री होते थे, उनकी गाड़ियों पर जो बत्ती होती थी उसे भी हटा दिया, ताकि सब लोगों का स्टेटस जो है एक समान रहे। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 18 के अधीन 4 खंड हैं। अनुच्छेद 18(1) में कहा गया है कि राज्य सेना तथा शिक्षा संबंधी सम्मानों के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। उदाहरण के लिए कि आप देखिएगा कि सरकार जो है वो यदि किसी टाइटल को देती है, प्रतिष्ठा को, स्टेटस को दर्शाने वाला कोई भी टाइटल देती है, तो या तो वो क्षेत्र सेना से जुड़ा हुआ होगा वो टाइटल, या फिर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और इन्हीं के टाइटल, यही टाइटल आप अपने नाम के आगे पीछे यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने डॉक्टरेट की है, पीएचडी की है, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टरेट, डॉक्टर लगा सकते हो। आपने इंजीनियरिंग की है तो आप अपने नाम के आगे इंजीनियर लिख सकते हो।
ठीक है, आप किसी अच्छी रैंक पर हैं मिलिट्री के अंदर, जनरल हैं, कर्नल हैं, सार्जेंट है, कुछ भी हैं, तो आप अपने नाम के साथ उनको लिख सकते हो। लेकिन आपने इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की उपाधि को नहीं देखा होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है अनुच्छेद 18A का एक खंड कि राज्य जो है अर्थात सरकार जो है वो शिक्षा और सेना क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में क्या प्रदान नहीं करेगी दोस्तों? उपाधि प्रदान नहीं करेगी। उपाधि, ठीक है, टाइटल। दरअसल टाइटल क्यों नहीं प्रदान करने की बात कही गई है? टाइटल जो है वो किसी के स्टेटस को छोटा या बड़ा दिखाते हैं कि उसका टाइटल इतना बड़ा है, वो उसकी प्रतिष्ठा इतनी ऊंची है। और भारत में असमानता को दूर करने के लिए सभी के स्टेटस को भी एक जैसा करने की बात कही गई है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद के 18 के दूसरे खंड में कहा गया है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति जो है वो विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा। लेकिन हम तो देखते हैं जैसे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कई सारे विदेशी देशों ने कई प्रकार की मानद उपाधियां प्रदान की हैं। क्रिकेटर युवराज सिंह को की हैं, ठीक है, माननीय APJ अब्दुल कलाम को तो बहुत सारी उपाधियां दी थी विदेशों ने। ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां पर तो मना ही की गई है। अनुच्छेद 2 में एक परंतु जुड़ा हुआ है कि कोई भी भारतीय विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, किसकी सहमति के बिना? राष्ट्रपति की सहमति के बिना। तो कहने का मतलब यह है कि कर सकता है, किंतु उस पर राष्ट्रपति की सहमति होना आवश्यक है। समझ आई बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18(3). देखिए अनुच्छेद 18(3) में क्या है? अनुच्छेद 18(3) में कहा गया है कोई भी विदेशी जो भारत के भीतर, यहां पर विदेशी से मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति जिसे भारत सरकार ने नागरिकता नहीं दी है किंतु वो भारत में रह रहा है, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। ठीक है, यहां पर आप लाभ के पद से एक छोटा सा आप समझिए कि यहां पर सरकारी नौकरी की बात हो रही है। ठीक है, हालांकि भारतीय संविधान में लाभ का पद क्या होगा और क्या नहीं होगा इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, यानी कि इस बात को नहीं कहा गया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहा गया है राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, ठीक है, और पेंशन प्राप्त व्यक्ति जो है ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं, यानी कि इनको लाभ के पद में नहीं माना गया। अधिकतर सरकारी नौकरियां जो हैं वो सारे लाभ के पद हैं जिसमें आप काम तो करते हैं लेकिन उस काम के बदले सरकार से किसी प्रकार का बेनिफिट या लाभ प्राप्त करते हैं, वो सारे क्या हैं? लाभ के पद हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 18(3) में यही कहा गया है कि कोई विदेशी जो भारत में लाभ का पद धारण करता हो वो विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18(3) ये कहता है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 18(4) में भारतीय तथा विदेशी दोनों लोगों की बात की जा रही है कि भारतीय हो या विदेशी हो, ठीक है, जो भारत में लाभ का पद धारण करते हैं वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि, भेंट, उपहार इत्यादि प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि यदि उन्हें यह काम करना है तो उस पर राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक होगा। यदि राष्ट्रपति सहमति दे देते हैं तो ही ऐसा संभव है, अन्यथा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे मूल अधिकार की तरफ जो है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। हमने समानता का मूल अधिकार देखा, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे मूल अधिकार स्वतंत्रता के मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक विस्तृत है। यानी कि इन सभी आर्टिकल्स में किसी ना किसी प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही जाएगी। ठीक है, और इनमें से जो आपका पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 19 वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है कि अनुच्छेद 19 जो है वो हमेशा करंट अफेयर में रहता है, हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, वर्तमान में भी है, बताऊंगा कैसे। ठीक है, समझिएगा। मैं बात करता हूं अनुच्छेद 19 की। देखिए, अगर मैं अनुच्छेद 19 की बात कर रहा हूं तो अनुच्छेद 19 में टोटल कितने खंड है दोस्तों? 6 खंड है। ठीक है, इनमें से शुरुआती जो खंड है अनुच्छेद 19(1), इसमें आपको आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, जबकि शेष खंडों में बताया गया है कि अनुच्छेद 19(1) जो है उसमें जो आपको स्वतंत्रता दी गई है उन पर राज्य अर्थात सरकार किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, उन प्रतिबंध के आधारों का उल्लेख अनुच्छेद 19(2) से 6 के मध्य है।
जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे अनुच्छेद 19(1) क में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद 19(2) में उस स्वतंत्रता पर किन किन आधारों पर रोक लगा सकती है वो बताए गए हैं। अनुच्छेद 19(1) ख में एक दूसरी आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी, ठीक है, और ऐसे ही उस पर कौन कौन से आधारों पर रोक लगा सकती है सरकार, वो आपको आधार अनुच्छेद 19(3) में मिलेंगे। तो आपको याद क्या रखना है, अनुच्छेद 19(1). दरअसल एग्जामिनर बहुत कम ऐसा करता है कि वो इन पर लगने वाले जो प्रतिबंध है उनके आधार आपसे पूछे, बिल्कुल नहीं, बहुत कम चांस है। बड़े एग्जाम जो है आरपीएससी लेवल के, उनमें ही ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैं ये बात पूरी श्योरिटी से नहीं कह सकता, हो सकता है एग्जामिनर का मूड खराब हो तो वो डाल दे, लेकिन अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि वो अनुच्छेद 19(1) में जो आपको मूल स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनके संबंध में वो आपसे पूछता है। यहां से मैच मेकिंग के सवाल पूछ लेता है, ठीक है, कौन सी स्वतंत्रता थी, किस अब नहीं है, किस संविधान संशोधन के द्वारा हटी है, वर्तमान में कहां है, इनसे संबंधित वो सवाल पूछ लेता है। देखिए मैं बात करूंगा सबसे पहले आपको अनुच्छेद 19(1) क में दी गई मूल स्वतंत्रताओं की, ठीक है। देखिए उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 19(1) में जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों, 7। कितनी थी, थी का मेरा मतलब है मूल भारतीय संविधान से, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या घटकर कितनी रह गई दोस्तों, 6 रह गई। और सवाल ये उठता है कि कौन सी स्वतंत्रता थी, किस खंड में जुड़ी हुई थी, वो कौन सी स्वतंत्रता है और वर्तमान में वो कहां है कि संविधान संशोधन के तहत हटाई गई है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 19 के पहले खंड में जो आपकी स्वतंत्रता है, 7वीं जो स्वतंत्रता थी अनुच्छेद 19(1) च, इसे आप एफ भी समझ सकते हो, इसमें एक संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता दी गई थी कि आप स्वतंत्र है इस बात के लिए कि आप कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं। क्या वर्तमान में है, नहीं है, बल्कि अब कानून तय करता है कि किसके पास कितनी संपत्ति रहेगी, वरना आप देखिएगा इनकम टैक्स आय से अधिक संपत्ति के मामले में आपको गिरफ्तार कर सकती है, आपकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है। यस और नो, ठीक है। तो अनुच्छेद 19(1) च में वर्णित संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को मोरारजी देसाई की सरकार में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 3 से हटा दिया गया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये केवल अकेली ही एक ऐसी स्वतंत्रता थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 19(1) च, जिसे हम एफ भी कह सकते हैं, और अनुच्छेद 31, इन दोनों आर्टिकल में संपत्ति की स्वतंत्रता थी, संपत्ति का मूल अधिकार था, आप ये समझिएगा, ठीक है। इस संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 3, या मैं यूं कहूं मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया जाता है और इन्हें भाग 3 से हटाकर ले जाया गया दोस्तों भाग 12 में। किसमें दोस्तों, भाग 12 में। और यहां पर एक नया आर्टिकल बनाया गया अनुच्छेद 300 क, या फिर इसे आप ए भी कह सकते हो, ठीक है। और इस अनुच्छेद में इसे जोड़कर कैसा अधिकार बना दिया गया दोस्तों, विधिक अर्थात कानूनी, यानी कि अब कानून तय करेगा कि कौन कितनी संपत्ति रख सकता है, कानून के अधीन ही आपको यह काम करना पड़ेगा। यानी कि अब यह मूल अधिकार नहीं है, अब यह कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है। कि संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है विधिक अधिकार, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। किसके समय में हुआ, मोरारजी देसाई जी के समय में हुआ। कब हुआ, 1978 में हुआ। आई होप आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारी अनुच्छेद 19 के पहले खंड में दी गई 6 मूल स्वतंत्रताओं के बारे में। समझिए, देखिए अनुच्छेद 19(1) क, या इसे आप ए भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें जो आपकी स्वतंत्रता है उसकी एडिंग होगी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अन्य स्वतंत्रताएं, यानी कि इसमें केवल विचार और उसे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग विवादों में निर्णय देते हुए अलग अलग स्वतंत्रताओं को भी इसमें जोड़ दिया। समझ आ रही है बात। और आजकल हर कोई विचार और अभिव्यक्ति का झुंझुना लिए हुए घूम रहा है। मैं दरअसल कहना यह चाहता हूं कि आज के समय में हम सोशल मीडिया के जमाने में देखें तो कोई भी व्यक्ति विचार और अभिव्यक्ति के नाम पर किसी भी के भी मान सम्मान या मर्यादा को ठेस पहुंचाने में पीछे नहीं हटता या परहेज नहीं करता। जिस प्रकार लोग या भारत के नागरिक जो हैं, देखिए ध्यान रखिए कि भारत के नागरिकों के लिए है ये स्वतंत्रता,
ठीक है। भारत के नागरिक जो हैं वो इस विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि राज्य यानी कि सरकार भी इस स्वतंत्रता को कुचलने में ढीली नहीं पड़ती, यानी कि वो भी पीछे नहीं हटती। आप देखेंगे हाल ही में एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने इंटरनेट शटडाउन सबसे ज्यादा किए हैं। अब आप कहेंगे सर अनुच्छेद 19 से विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से इंटरनेट का क्या मतलब है? तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त करना भी आपका मूल अधिकार है। दरअसल विचार और अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है आपको मैं ये समझाता हूं। आपको विचार करने की आजादी है किसी भी चीज के बारे में, कोई राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, तो आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं। आपके विचार उसके संबंध में या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं, या आप उसके संबंध में न्यूट्रल रह सकते हो। आपकी स्वतंत्रता केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको उसे अभिव्यक्त करने की भी आजादी है। अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेस, बताने की आजादी। हाँ, आपके अभिव्यक्ति के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपके अभिव्यक्ति के माध्यम कैसे अलग अलग हो सकते हैं? आप अपनी बात को समझाने के लिए कोई लेख लिख सकते हैं अखबार में, आप कोई कार्टून बनाकर व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात को समझा सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप किसी भी चीज के बारे में, सरकार के बारे में, सरकार के किसी कानून के बारे में कुछ भी लिख सकते हो कि आप उससे सहमत हैं या नहीं है। समझ आ रही है? तो ये होती है मतलब अभिव्यक्ति के जितने भी माध्यम है वो अनुच्छेद 19 के इस पहले खंड में कई भाग में जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि आप विचार अभिव्यक्ति के नाम पर किसी के मान, सम्मान, गरिमा को ठेस पहुंचाए। समझ आ रही है बात? देखिए यहां पर मैं अगर इसे आसान और एक छोटी सी लैंग्वेज में मैं समझाऊं आपको, तो अनुच्छेद 19 एक क में यह कहा गया है कि आपको अपना हाथ घुमाने की आजादी केवल वहीं तक है जहां तक दूसरे की नाक सुर ना हो। अर्थात सरकार, संविधान ने आपको विचार और अभिव्यक्ति की आजादी दी है, लेकिन अगर आपने उसका मिसयूज किया तो सरकार जो है भारत की संप्रभुता, ठीक है, और या फिर एकता को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन पर युक्त प्रतिबंध भी लगा सकती है। लेकिन सरकार अपने फायदे के लिए भी इस अनुच्छेद 19 की इस स्वतंत्रता को कुचलने में भी पीछे नहीं हटती। हमने बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम देखे, जैसे हाल ही में अनुच्छेद 370 जब हटाया गया तो आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो है एक बहुत लंबे टाइम तक इंटरनेट कनेक्टिविटी जो थी वो समाप्त कर दी गई। अभी भी लगभग 2G कनेक्टिविटी है वहां पर। मैं इसका मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि सरकार का जो एक कदम था वो गलत था, ठीक है, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन उस बीच में ये खबरें आती रही, ये बातें चलती रही कि वहां के लोगों के मूल अधिकार का किस प्रकार से हनन हो रहा है, वहां पर सेना किस तरीके से काम कर रही है, उसकी किसी भी खबर को वहां से कोई भी खबर नहीं निकल पा रही है। मैं इस संबंध में सरकार के लिए गए निर्णय पर कोई भी सवाल पैदा नहीं कर रहा हूं। अब जैसे मैं आपको और समझाता हूं, हाल ही में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आपने सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, ये जो बॉर्डर्स हैं, गाजियाबाद बॉर्डर, इन पर आप देखेंगे किसान जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इन 3 कृषि बिलों को लेकर, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, करंट अफेयर का इश्यू है। अब भारत जब हाल ही में आपने देखा होगा 26 जनवरी को जो किसान है ये दिल्ली में अंदर जाने की इजाजत मांगते हैं, इजाजत मिल जाती है, और वहां पर हम देखेंगे कि इसी टाइम पीरियड के दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि इन आसपास के इन इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी शट डाउन कर दी। तब भी ये मामले सामने आया कि भारत सरकार जो है वो लोगों के मूल इस विचार और अभिव्यक्ति की आजादी का क्या कर रही है, हनन कर रही है, ठीक है। मैं सही और गलत के संबंध में मैं आपसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा, ये सरकार का अपना एक प्रश्न है। सरकार, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार और किसान आपस में वाद संवाद करें, वार्तालाप करें, और जरूर इसका कोई हल निकलेगा। बातचीत से हर एक चीज का हल निकाला जा सकता है, ठीक है। उस बात को वहीं छोड़ते हैं। अब आते हैं, मैं जस्ट ये बताना चाह रहा था कि ये गाहे बगाहे अनुच्छेद 19 की ये जो स्वतंत्रता है विचार और अभिव्यक्ति की, ये हमेशा करंट अफेयर में रहती है। कभी नागरिक इसका मिसयूज कर रहे हैं, कभी सरकार इसका मिसयूज कर रही है, ठीक है ना। आगे देखिए। अब देखिए, विचार और अभिव्यक्ति के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से निम्न स्वतंत्रताओं को भी अनुच्छेद 19 के क खंड में डाल दिया है।
विचार अभिव्यक्ति के साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता। साकल पेपर्स बनाम भारत संघ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को भी अनुच्छेद 19(1) के तहत विचार और अभिव्यक्ति के तहत ही मूल अधिकार का दर्जा दिया। उसके अलावा नवीन जिंदल विवाद, ये जरूर याद रखिएगा, 2004 का नवीन जिंदल का जो विवाद हुआ, उसमें प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मूल अधिकार दिया गया। ठीक है, और एग्जामिनर हमेशा आपसे यहीं से हिट करता है आपको। आप याद करते हैं विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता यहां पर है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इसमें और भी बहुत सारी स्वतंत्रताएं जुड़ी हुई हैं। ये चीज ध्यान रखने वाली है। और ये जो राष्ट्रीय ध्वज वाली बात है, ये तो ना जाने कितनी बार एग्जामों में डाल दी गई है रिपीट करके। ठीक है, और आप नोटिस भी करते होंगे वर्तमान समय में, आप देखिएगा कोई भी सरकार के समर्थन में, विरोध में या किसी अन्य में, आपने यहां तक भी देखा होगा कि आजकल कांवड़ यात्रा जो होती है उसमें भी लोग राष्ट्रीय ध्वज लेके चलते हैं। समझ रहे हो ना? तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मूल अधिकार हमें 2004 में नवीन जिंदल विवाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदान किया। ऐसा ही व्यावसायिक विज्ञापन करने की स्वतंत्रता भी हमें दी गई है। ठीक है ना? अब देखिए, भारतीय टेलीविजन की अगर हम बात करें तो भारतीय टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे आप विज्ञापन देखते हैं, कभी फेयरनेस क्रीम का, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो आप देखिए बहुत सारे अनर्गल ऐड भी आते हैं, जैसे ये क्रीम लगाइए 5 हफ्तों में गोरे हो जाइए। ये क्या संभव है? नहीं है। अगर होता तो वेस्ट इंडीज के लोग शायद उस क्रीम का सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते, लेकिन फिर भी उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ऐसा उस क्रीम कंपनी का मानना है कि उसकी क्रीम में ऐसी बात है। ठीक है, यानी कि उस कंपनी के पास, उस व्यक्ति के पास जो वो ऐड बना रहा है, उसके पास ये स्वतंत्रता है कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए विज्ञापन कर सकता है। निर्णय आपको लेना है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, आप सुबह टीवी खोल के बैठिए, बाबा आजरी आ जाते हैं और कहते हैं खरीदिए धनलक्ष्मी वर्षा यंत्र 9,999 रुपए में। अगर उनसे ही सब कुछ हो जाता तो भारत की जीडीपी शायद आज बहुत अच्छी कंडीशन में होती, सभी के घर में। और मैं तो यूं कहूं कि वित्त मंत्रालय में भी धनलक्ष्मी वर्षा यंत्र लटका हुआ होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर व्यवसायिक विज्ञापन की आपको क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। आई होप समझ रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार आपको विचार अभिव्यक्त करने की आजादी है, बोलने की आजादी है, ठीक उसी प्रकार आपको चुप रहने का भी अधिकार है। इमानुअल बनाल केरल राज्य विवाद में यह कहा गया था, राष्ट्रगान विवाद कहा जाता है इसे। ठीक है, कि आपको जिस तरीके से बोलने का अधिकार है, ठीक उसी तरीके से आप नहीं बोलना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, तो वो भी आपका एक मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत। साथ ही में ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार सवालों में दिया जा चुका है। आप देखिएगा कि एक विवाद था 1978 का, मेनका गांधी बनाम भारत संघ विवाद। ठीक है, जिसने अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 को बहुत हिट किया था। और इसमें तय किया गया कि विदेश यात्रा करने का भी आपको, ये 21 में भी आपको मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा 21 में भी है। अगर ऑप्शन में अनुच्छेद 19 ना हो 21 डाला जाए तो ज्यादातर 21 के साथ ही रहता है। तो विदेश यात्रा करने का मूल अधिकार भी अनुच्छेद 19 के तहत ही माना गया है। ठीक है, उसके अलावा हम देख सकते हैं उम्मीदवार से संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी आपके पास है। अगर यदि आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं तो उम्मीदवार से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने का आपको अधिकार है। कितनी उसके पास संपत्ति है, क्या उसके खिलाफ केसेस हैं, और कोई क्या बातें हैं, वो सारी चीजें आप ले सकते हो। ठीक है, साथ ही में आप देखेंगे कि वर्तमान में ईवीएम के सबसे नीचे का जो होता है वो नोटा का जो वोट होता है, नोटा का भी आपको अधिकार दिया गया अनुच्छेद 19 के तहत। ये आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। साथ ही में प्रदर्शन या विरोध करने का भी आपको अधिकार है। जैसे वर्तमान में अगर हम किसान फार्मर्स की बात करें तो उनको यह अधिकार है कि अगर वो किसी बात से सहमत नहीं है तो वो अपना विरोध या अपना प्रदर्शन करके अपनी बात को जता सकते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको सरकार ने हड़ताल करने का अधिकार दे रखा है। हड़ताल करना आपका मूल अधिकार नहीं है। हाँ, विरोध या प्रदर्शन करना आपका मूल अधिकार हो सकता है। समझ आई बात? आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, ये है हमारा अनुच्छेद 19(1) कै। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) कै, जिसमें हमारी दूसरी स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता है शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखिए ये भी आप जोड़ सकते हो कि फार्मर प्रोटेस्ट के साथ, उनको ये अधिकार है, उनका ये मूल अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण और हथियार रहित किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।
ठीक है, आप भी कर सकते हो। किसी धार्मिक मुद्दे को लेकर, किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर या अन्य किसी मुद्दे को लेकर आप क्या कर सकते हो, आप विरोध या प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, हथियार रहित होना चाहिए। समझ आई बात? ठीक है, ये आपका अधिकार है। ठीक है, लेकिन लोकहित में, साधारण जनता के हित में, संप्रदाय को देखते हुए, ठीक है, सांप्रदायिक भावनाओं को देखते हुए या एकता और सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार जो है, सरकारें जो है, वो इस पर पाबंदी भी लगा सकती है। ठीक है, बात करूंगा अनुच्छेद 19 से गैर तीसरी स्वतंत्रता की, जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। आपको कोई भी संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। ठीक है, संघ का मतलब यहां पर ग्रुप से है, ठीक है, संगठन इससे है, लेकिन यहां पर व्हाट्सएप ग्रुप से भी मतलब नहीं है दोस्तों, है ना। आप किसी भी जैसे कि मान लीजिए आपका, आजकल आप बहुत सुनते होंगे ना, ये दल, फलाना दल, ढिमका दल, ऐसी बहुत सारी चीजें देखते होंगे। आप भी किसी भी मामले को लेकर, किसी भी एक चीज को लेकर अपना क्षेत्रीय दल बना सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों का मिलकर समूह बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। उसके लिए आप पूरी तरीके से क्या है, आजाद है। ठीक है, साथ ही में सहकारी समिति बनाने की भी आपके पास छूट है, लेकिन ध्यान रखो, मूल भारतीय संविधान में ये सहकारी समिति सब था ही नहीं। इसे मूल अधिकार में जोड़ा जाता है बहुत लेट। इसे जोड़ा गया दोस्तों 97वें संविधान संशोधन के तहत, जो कब हुआ था, 2011 में। ठीक है, 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समिति शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और न केवल जोड़ा गया, इसके द्वारा इसे मूल अधिकार भी बनाया गया। डीपीएसपी में इसे नीति निर्देशक तत्व में भी जोड़ा गया। साथ में भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 है, जो सिर्फ और सिर्फ सहकारी समितियों से रिलेटेड है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ग्रुप बनाने की या संघ बनाने की शक्ति नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, सशस्त्र बल, भारत के जितने भी सशस्त्र बल हैं, या मैं यूं कहूं सेना या पुलिस, सेना या पुलिस के पास किसी भी प्रकार का संघ या संगठन बनाने की आजादी नहीं है। जिस दिन आप पुलिस में एसआई बन जाओगे, किसी कांस्टेबल पद पर चले जाओगे, या मिलिट्री में चले जाओगे, किसी अन्य सशस्त्र बल में चले जाओगे, तो अनुच्छेद 19(1) के ग भाग में दी गई जो ये स्वतंत्रता है, यह आपको प्राप्त नहीं होगी। उसकी वजह है दोस्तों, ताकि अनुशासन बना रहे। ठीक है ना, यदि पुलिस वालों को संगठन बनाने की आजादी दे दी जाए, तो आप सोच सकते हैं, मैं ज्यादा इसमें बात नहीं करूंगा, फिर क्या होगा, तो बहुत हद तक उसका मिसयूज हो सकता है। इसीलिए उनके पास ये अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 19(1) घ। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो आपको स्वतंत्रता दी गई है वो है अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण से मेरा मतलब है कि यदि आप भारतीय नागरिक हैं, तो भारतीय नागरिक होने के नाते आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कभी भी आ जा सकते हैं बगैर किसी रोक टोक के। ठीक है, कुछ समय पहले तक ये जो स्वतंत्रता थी, ये जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होती थी, किंतु वर्तमान में है जब से 370 हटाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अबाध संचरण की स्वतंत्रता दी गई है, किंतु कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर ये वाली स्वतंत्रता जो है ये काम नहीं करती, अर्थात ये निष्प्रभावी रहती है। उदाहरण के लिए सैन्य क्षेत्र, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो मिलिट्री के कब्जे में आता हो, सेना के कब्जे में आता हो। जैसे मिलिट्री, कहीं पर मिलिट्री का कोई क्षेत्र है, तो क्या आप उसमें बगैर किसी परमिशन के आ जा सकते हैं जैसे और कहीं आते जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके कारण है भारत की सुरक्षा संप्रभुता। ठीक है, तो सैन्य क्षेत्र में आपको यह अधिकार नहीं मिलेगा। उसके अलावा यह अधिकार ऐसे क्षेत्रों में नहीं काम करेगा जो कैसे हैं, जनजातीय क्षेत्र जो घोषित हैं। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में भी अबाध संचरण की स्वतंत्रता जो है वो कार्य नहीं करती है। उसकी वजह यह है कि जो जनजाति हैं भारत के, खास करके मैं बात करूं पूर्वी भारत में, जो जंगलों में निवास करती हैं, उनके रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं, वो हमारे समाज से बिल्कुल डिफरेंट है, और वो लोग बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उनकी परंपराएं उसी रूप में बनी रहें, अक्षुण्ण रहें, इसी उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में अबाध संचरण की स्वतंत्रता नहीं लागू होगी।
ठीक है। साथ ही में याद रखना, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या सिद्ध हो गया, जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया है, अपराध सिद्ध व्यक्ति, तो अपराध सिद्ध व्यक्ति को भी यह मूल अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मान लीजिए यदि ये मूल अधिकार उन लोगों को भी लिए होता, क्रिमिनल जिनको जेल में डाला हुआ है हमारी सरकार ने, ठीक है, तो वो कहते कि हमारे मूल अधिकार को उल्लंघन है, हमें तो अब की बार शिमला घूमने जाना है, अब कश्मीर घूमने जाना है, वो मांग कर सकते थे, कोई मना ही थोड़ी, क्योंकि वो उनका मूल अधिकार है। और फिर पुलिस उन्हें घुमाती हुई घूमती, तो हर कोई चाहता कि मैं भी चला जाऊं, समझ रहे हो ना। इसी वजह से ये उनका मूल अधिकार, फिर जेल कहां से हुई, फिर उनका दंड कहां से हुआ, तो इसी कारण अपराध सिद्ध व्यक्तियों को भी अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान नहीं है, ठीक है। अगला मूल अधिकार है अनुच्छेद 19(1)। ठीक है, इसमें आपको भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थायी निवास बनाने की स्वतंत्रता है। कुछ समय पहले तक ये जो स्वतंत्रता थी ये किसमें नहीं लागू होती थी, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ अनुच्छेद 35A में दिया गया जो अधिकार है वो भी खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 35 एक कहता था कि जो वहां के अगर कोई व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर का मूल नागरिक नहीं है तो वो वहां पर जमीन खरीद नहीं सकता, कुछ और नहीं खरीद सकता या स्थायी निवास नहीं बना सकता। समझ आ रही है बात? तो अब ये वहां नहीं है, तो अब जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है, स्थायी निवास बनाने की स्वतंत्रता। जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान में पैदा हुए तो राजस्थान में ही रहे, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर स्थायी निवास बना सकते हो, लेकिन संवैधानिक तरीके से, है ना। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर स्थायी निवास बनाने की आजादी आपको आज भी नहीं है, जैसे सैन्य क्षेत्र। वजह आप जानती हैं, ठीक है, सैन्य क्षेत्रों में ये आजादी लागू, स्वतंत्रता लागू नहीं होती। साथ ही में भारत के जनजातीय क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको भारत सरकार ने जनजातीय क्षेत्र घोषित किया हुआ है, तो जनजातीय क्षेत्रों में भी स्थायी निवास बनाने की आजादी नहीं है। अब जो अंतिम जो है छठवीं मूल स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(6) में है, जिसमें व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको याद रखना है कि व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है, यहां पर दरअसल ऐसे व्यवसाय आजीविका के लिए या जीवन यापन के लिए आप कोई भी व्यापार या वृत्ति अपना सकते हो। यहां पर कोई भी से मतलब ऐसे व्यापारों से नहीं है जो आम जनता के हित में नहीं है, जिनकी इजाजत संविधान नहीं देता, ठीक है। यहां पर केवल विधि जिनकी इजाजत देती है वही व्यवहार आप कर सकते हो, और इस पर आम जनता के हित में भी क्या लगाया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है। मुझे यहां पर एक सर्वोच्च न्यायालय का एक छोटा सा विवाद याद आ रहा है। यह विवाद था ओम प्रकाश बनाम यूपी राज्य विवाद, ठीक है। मुझे जहां तक याद है कि ओम प्रकाश जी जो हैं ये ऋषिकेश क्षेत्र में, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र है, देवियों की नगरी है, उस समय उत्तराखंड नहीं हुआ करता था, ये उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, तो यहां पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। तो ओम प्रकाश जी जो है वो इस ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र में अपने जीवन यापन के लिए क्या लगाते हैं, एक ठेला लगा लेते हैं और अंडा बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वहां की जो साधारण जनता थी, आम जनता जो थी, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उनके इस काम को बंद करवा दिया, ठीक है। और इसी बात को लेकर वो कोर्ट पहुंच जाते हैं कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन किया गया है। अनुच्छेद 19 मुझे मूल अधिकार देता है, ये अधिकार देता है कि मैं अपने जीवन यापन के लिए कोई व्यापार या व्यवसाय कर सकता हूं। तब वहां पर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि साधारण जनता के हित में इस मूल अधिकार पर क्या लगाई जा सकती है दोस्तों, रोक लगाई जा सकती है। जरूरी नहीं है यदि वहां आपके उस व्यापार से वहां रहने वाली जो आम जनता है उसे उसके एक बहुत बड़े वर्ग को आपत्ति है, तो आपके इस व्यापार पर रोक लगाई जा सकती है प्रशासन के द्वारा। यानी कि असीमित नहीं है अनुच्छेद 19 जो है। अब चलते चलते मैं आपको यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए अनुच्छेद 19 जो है इसे स्वतः निलंबित होने वाला मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वतः निलंबित होने वाला मूल अधिकार।
स्वतः निलंबित होने वाला मूल अधिकार। ऐसा क्यों? ठीक है, तो जब भी हम अनुच्छेद 19 पढ़ें तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पर याद दिलाना चाहूंगा कि इसके साथ साथ आपको कुछ और भी याद रखना है। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 352। कौन सा? अनुच्छेद 352। अब आप कहोगे अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल है। जी हां, बिल्कुल राष्ट्रीय आपातकाल है। देखिए अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, साथ ही में यहां पर प्रावधान दिया गया है कि जब भारत में या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 352 लागू होगा तो इसके साथ साथ अनुच्छेद 358 जो है वो भी स्वतः ही इन्फोर्स हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और अनुच्छेद 358 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 358 में प्रावधान है कि जब किसी राज्य क्षेत्र में कहीं पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा अर्थात 352 का प्रयोग किया जाएगा तो अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई 6 मूल स्वतंत्रताएं जो हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी दोस्तों? निलंबित हो जाएंगी। इसी कारण इस अनुच्छेद 19 को स्वतः ही निलंबित होने वाला मूल अधिकार भी कहा जाता है। और यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि उसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ और मूल अधिकारों को भी निलंबित करना है तो उसे यह अधिकार अनुच्छेद 359 में दिया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति एक साधारण आदेश जारी करके कुछ समय के लिए अन्य मूल अधिकारों को भी क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। समझे बात? लेकिन यहां पर अन्य से क्या मतलब है? तो आप याद रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में, कब दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया कि चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, संवैधानिक आपातकाल हो या कोई और अन्य इमरजेंसी हो, तो उस हालत में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता। इसीलिए अनुच्छेद 20 और 21 के मूल अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं होने वाला मूल अधिकार भी कहा जाता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आई होप आपको आज अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 19 में जो आपकी बेसिक स्वतंत्रताएं हैं, आपके जो मूल अधिकार हैं, उनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है, छूट जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें उसके लिए लिख सकते हैं। जल्द ही हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी उस जिज्ञासा का समाधान करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस वीडियो को, हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें बताएं कि बहुत ही रीजनेबल रेट पर आपको अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा जो है वो प्रदान की जा रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।